सो 13 सितंबर 2025 को WWE और ट्रिपल एच एंड TKO की मैनेजमेंट ने ये अनाउंस करती है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू दैट रेसलमेनिया 2027 यानी कि रेसलमेनिया 43 होने वाली है सऊदी अरेबिया में। एंड ये बहुत ऑब्वियस ही हो गया था बिकॉज जैसे कि र्यूमर्स आ गई थी एंड वहाँ के आई थिंक सो एक किसी स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने या आई थिंक सो प्रेसिडेंट ने ये ऑब्वियस भी कर दिया था कि एक बड़ी एंटरटेनमेंट डील साइन करी है उन्होंने। एंड बाद में उन्होंने रिवील कर दिया था दैट कि रेसलमेनिया 27 यानी कि रेसलमेनिया 43 होने वाली है सऊदी अरेबिया से। एंड वो ऑफिशियली डिक्लेयर भी हो गया WWE की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि उन्होंने किया था सितंबर 13 को जस्ट बिफोर दी स्मैकडाउन का एपिसोड जो कि एयर हुआ था। एंड जैसी ये न्यूज़ ऑफिशियल हुई बहुत सी र्यूमर्स आ रही है इंटरनेट के थ्रू। कोई कह रहा है इसको बहुत ही अच्छा डिसीजन है, कोई कह रहा है ये सोल्ड आउट हो चुकी है WWE TKO ग्रुप, सिर्फ ये कॉर्पोरेट बिजनेस वाला माइंड ही चला रही है। एंड ओवरऑल ये वुमेन डिवीज़न के लिए एंड WWE के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बुरी बात होने वाली है बिकॉज जितनी बिड सऊदी ने दी है फॉर होस्टिंग रेसलमेनिया उतनी शायद ही बिड कोई और सिटी कर पाए। एंड हम इसको अब फ्रीक्वेंटली हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि WWE का जो एनुअल बिगेस्ट इवेंट होता है रेसलमेनिया वो हम सऊदी में और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे क्या व्यूज़ हैं इन सभी के बारे में, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं अपने व्यूज़ बताऊंगा एंड आप भी अपने व्यूज़ बताना कमेंट बॉक्स में। एंड डिटेल में बात करते हैं कि इज़ WWE रियली सोल्ड आउट, क्या ये डिसीजन WWE को इफेक्ट करेगा लॉन्ग रन में, या व्यूअरशिप WWE की कम होगी इससे, या ये WWE को बेनिफिशियल करेगा, सभी के बारे में डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो 13 सितंबर को WWE अनाउंस करती है दैट कि WWE का रेसलमेनिया 43 यानी कि 2027 की जो रेसलमेनिया होगी वो होगी फ्रॉम रियाद सऊदी अरेबिया। एंड ये क्योंकि रियाद का कोई जो उनका एनुअल स्पोर्टिंग इवेंट चलता है या जो भी उनका फेस्टिवल होता है, मेरे को इतना तो डिटेल में नहीं पता, बट उसकी जो 30 ईयर एनिवर्सरी थी वो 2027 में कंप्लीट हो रही थी। तो उसी ओकेजन में सऊदी ने WWE को ही बोला होगा दैट कि वो अपना जो सबसे बड़ा शो है यानी कि रेसलमेनिया को सऊदी में कराए। एंड जैसे कि आपको पता ही है कि जहाँ सबसे ज़्यादा बिड लगती है यानी कि जो कंट्री है, जो सिटी सबसे ज़्यादा पैसे देने को तैयार है, एंड जब से TKO ये फॉर्मेशन बना है एंड TKO के अंडर आया है WWE, तब से तो मनी टॉक्स वाली बातें हो गई हैं। एंड सऊदी जैसे कि आपको पता है कि हर फील्ड में वो अपने जितनी भी स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं उनको होस्टिंग करने में सबसे ज़्यादा बिडिंग देता है। एंड ये हमने फीफा के टाइम में भी देखा था और भी स्पोर्टिंग इवेंट्स जो करता है सऊदी, तो उनके लिए बड़ी बात नहीं थी टू मेक WWE गो फॉर सऊदी इन रेसलमेनिया। एंड जैसे कि सऊदी में शोज़ भी हो रहे थे WWE के, ऐसी बात नहीं है कि ये TKO से ही शुरुआत हुई है। ऑलरेडी हमने विंस मैकमैन के एरा में भी देखा था कि कैसे साल में 2 बार तो बड़े शोज़ होते ही थे सऊदी में, या 2 इंपॉर्टेंट शोज़ होते थे सऊदी में, चाहे वो क्राउन जूल के नाम से ले लो, ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल कह लो, या अलग अलग नाम से ले लो। तो और ये ऑब्वियस ही हो गया था कि आगे जाके बड़े पेपर व्यूज़ यानी कि जो बिग 4 पेपर व्यूज़ हैं WWE के, रॉयल रंबल, सर्वाइवर सीरीज, समर स्लैम और रेसलमेनिया भी सऊदी में हो सकते हैं। एंड ये और ज़्यादा ऑब्वियस हो गया था जब WWE ने 2020 आई थिंक सो 4 में अनाउंस किया था कि जो 2026 की रॉयल रंबल होगी वो सऊदी अरेबिया में होगी। तो एक बड़ा पेपर व्यू तो ऑलरेडी सऊदी को मिल गया था 2026 की रॉयल रंबल के फॉर्म में। एंड ये और ज़्यादा ही ऑब्वियस हो गया था कि अब और भी ज़्यादा बड़े इवेंट्स WWE के सऊदी में हो सकते हैं। एंड रेसलमेनिया 43 इसका सबसे बड़ा प्रूफ है दैट कि कैसे WWE जो सबसे ज़्यादा बिड करेगा ऑब्वियसली उसके तरफ ही जाएगी। एंड जो TKO की ग्रुप होल्डिंग है वो ऑब्वियसली जहाँ इनको सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है वो सबसे वहीं वो होस्ट करेंगे अब रेसलमेनिया के वेन्यूज़। एंड जो TKO के प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आई कि जो विंस मैकमैन का एरा था वो ज़्यादा फोकस कर रहे थे कि अफोर्डेबल प्राइसेस हों ताकि फैमिलीज भी आ पाए, बट वो ज़्यादा उसको अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा पाए टू कैपिटलाइज ऑन इट एंड उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। तो आपका जब प्रेसिडेंट ही कह रहा है इतनी बड़ी बोर्ड का कि आप ज़्यादा पैसे कमाने वाली अपॉर्चुनिटी को तुमने मिस कर दिया विंस मैकमैन को, तो यहाँ से आप सोच सकते हैं कि किस डायरेक्शन में जा रही है TKO। उनका एक ही डायरेक्शन है, जहाँ से उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा वहाँ ही वो अब आने वाले शोज़ वो कराने वाले हैं। तो जैसे कि ट्रिपल एच गारंटी कर रहे थे कि TKO के आने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे प्रोडक्ट में, हम वैसे ही रहने वाले हैं, हम फैंस की सुनने वाले हैं। तो ये अब बहुत ज़्यादा ही ऑब्वियस हो गया कि कितना फैंस की सुनेंगे एंड कितना वो बात करेंगे पैसे से रिलेटेड। और एक और चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि जब से TKO की फॉर्मेशन आई है तब से WWE जहाँ भी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स देती है वहाँ से बताती है कि इस पेपर व्यू से या इस प्रीमियम लाइव इवेंट से कितना रेवेन्यू हुआ, उनको कितने टिकट सोल्ड हुई। पहले ये बातें सामने नहीं आती थी, हाँ डर्ट शीट्स के थ्रू आ जाती थी, कहीं दूसरे सोर्सेज के थ्रू आ जाती थी, बट जब से TKO ने एक्वायर किया है WWE को
तब से ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में आ गई, खुद ही ऑफिशियल से बोलते हैं, खुद ही ट्रिपल एच ये मेंशन करते हैं किस प्रीमियम लाइव इवेंट से कितना उन्होंने रेवेन्यू कमाया। तो ऑब्वियसली ताकि और स्पॉन्सर्स उनको मिले, एंड ये अब पता लग गया है कि TKO एंड WWE इज़ वर्किंग ऑल फॉर मनी, मैक्सिमाइजिंग देयर प्रॉफिट। तो ये हो गया ओवरव्यू, ये हो गई ऊपर ऊपर की बात। एंड अब बात करते हैं कि ये सऊदी वाली जो रेसलमेनिया होने वाली है, ये WWE को या WWE फैंस के पर्सपेक्टिव से कितने बेनिफिशियल है, कितनी उनको डिसअपॉइंट करेगी, एंड WWE फीमेल रोस्टर के पर्सपेक्टिव से एंड WWE के पर्सपेक्टिव से, सभी के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले तो WWE की पर्सपेक्टिव एंड TKO के पर्सपेक्टिव से देखें तो इस रेवेन्यू वाइज आई थिंक सबसे बड़ी रेसलमेनिया होने वाली है। सबसे ज़्यादा उनको प्रॉफिट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जो सऊदी के शोज़ होते हैं वहाँ उनको कोई मतलब नहीं होता है कितने टिकट्स वो सोल्ड कर रहे हैं या कितने फैंस वो आ रहे हैं, बिकॉज वहाँ उनको जो पेमेंट मिलती है वो मिलती है सऊदी की गवर्नमेंट से। एंड ऑब्वियसली सऊदी आपको पता है कि वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है, और उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी WWE को एक बल्कि अमाउंट पे करने का। एंड कुछ दिनों पहले हमें ऑफिशियल स्टेटमेंट भी पता लग गया था कि कितना बिड किया था सऊदी ने रेसलमेनिया के लिए, वो था अराउंड $350 मिलियन। एंड जो ऑफिशियल फिगर होगा वो आपको अभी स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो ये एक्चुअल अमाउंट था जितना सऊदी ने बिड किया या जितना सऊदी देगी WWE को फॉर रेसलमेनिया 43। तो WWE के पर्सपेक्टिव से एंड TKO के पर्सपेक्टिव से सबसे बड़ी रेसलमेनिया ऑब्वियसली होने वाली है, एंड इनसे इनको सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिटेबल रेसलमेनिया वो होगी। अब बात करते हैं हम WWE फैंस के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे दो तरह के फैंस होते हैं। सबसे पहले तो जो ग्लोबल फैंस हैं, जो इसको नेटफ्लिक्स में देखेंगे या जो स्टेडियम में अटेंड करने आएंगे, या जो मिडिल ईस्ट है, एशियन कंट्रीज़, यानी कि जो हमारे जैसे फैंस हैं एशिया कंट्रीज़ के आसपास, या जो भी मेरे व्यूअर्स हैं ऑब्वियसली इंडिया से ही हैं मोस्टली। तो उनके पर्सपेक्टिव से तो अगर जो नेटफ्लिक्स में देखेगा तो उसके लिए तो बेस्ट टाइम है ये रेसलमेनिया 43 का, बिकॉज ये हमारे प्राइम टाइम से शुरू होगी। बिकॉज जैसे US वालों का प्राइम टाइम होता था रात का 8 से 11 या 12 बजे तक चलती रेसलमेनिया, उसी टाइम में हम मिडिल ईस्ट एंड एशियन कंट्रीज़ के जो लोग हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके लिए तो सबसे बेस्ट बात यही हो गई कि रेसलमेनिया 43 स्टार्ट होगी हमारे प्राइम टाइम में। तो टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, टाइमिंग के हिसाब से तो ये सबसे बढ़िया टाइमिंग स्लॉट है हमारे लिए। एंड दूसरी बात, जो वहाँ पे स्टेडियम में अटेंड करेंगे या जो भी शोज़ अटेंड करेंगे वहाँ पे भी उन लोगों के लिए बेनिफिशियल ये बात है, बिकॉज जो टिकट की प्राइसिंग है वो सऊदी के रेट अगर हम कंपेयर करें एंड बाकी जो US के टिकट प्राइस होते हैं उसमें ऑब्वियसली काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर होता है। बिकॉज ये जो सऊदी के इवेंट्स हुए थे, यानी कि जो क्राउन ज्वेल हुआ था और जो भी सऊदी के नाइट ऑफ चैंपियंस जैसे प्रीमियम लाइव इवेंट्स हुए थे, एंड उसकी टिकट प्राइसिंग की कंपैरिजन करें हम WWE के अदर प्रीमियम लाइव इवेंट्स से, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर होता है। एंड यहाँ पे डिफरेंस है कि कितने अफोर्डेबल हैं प्राइजेस सऊदी के कंपैरिजन में, US के कंपैरिजन में सऊदी के। बिकॉज जो सऊदी में जो क्राउड आएगी, जो US से ट्रैवल करके आएगी, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट जो सऊदी वाले पीपल आएंगे या जो मिडिल ईस्ट एशियन कंट्रीज से आएंगे उनके लिए तो ऑब्वियसली अफोर्डेबल प्राइसिंग ही होगी एज़ कम्पेयर टू US प्राइजेस। तो वहाँ पे व्यूअर्स के लिए ज़्यादा बेटर बात है ये सऊदी वाली रेसलमेनिया। बट अब जो मेन इशू आ रहा है, जो बैकलैश मिल रहा है, जो आउटरेज मिल रहा है WWE फैंस की तरफ से, वो है मेजरली जो अमेरिकन फैंस है। बिकॉज दो चीज़ें हो गई उनके लिए। सबसे पहले तो उनका जो प्राइम टाइम था रेसलमेनिया का, जो उनको ऑब्वियसली आदत थी क्योंकि हमेशा कनाडा और US के अराउंड ही होती है रेसलमेनिया, तो उनके जो प्राइम टाइम में आती थी US वालों के लिए, अब वो प्राइम टाइम उनका ऑब्वियसली चेंज हो गया। तो जो US के टाइमिंग के अकॉर्डिंग रेसलमेनिया 43 एयर होगी, वो होगी अराउंड आफ्टरनून का टाइम। तो काफ़ी लोगों को तो उससे भी प्रॉब्लम है कि जो आफ्टरनून वाली टाइमिंग है वो उनसे मैच नहीं होगी या उतनी वैसी फील वो नहीं देती। तो आई थिंक सो पता नहीं क्यों इसका इशू बन रहा है। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपको देखने को मिल रही है रेसलमेनिया तो उसकी वैसी वाइब आएगी, चाहे आप सुबह देखो, शाम को देखो या रात को देखो, तो उसका तो कम ही इशू है। बट जो मेन आउटरीच मिल रहा है WWE US फैंस की तरफ से वो है कि जो उनका लॉन्ग ट्रैवलिंग आ रहा है। बिकॉज कि ऐसे बहुत सी फैमिलीज़ होती हैं, ऐसे बहुत से जो US के ऑब्वियसली जो लोग होते हैं जो बहुत पैशनेट होते हैं प्रो रेसलिंग या WWE इवेंट को, जो बनाते हैं अपना शेड्यूल कि हमें रेसलमेनिया अटेंड करनी है, तो उनके लिए जो सबसे बड़ी इशू की बात है वो है कि 9 घंटे की जो फ़्लाइट है आने जाने की, एंड वहाँ जो होटल सर्विसेज हैं ऑब्वियसली वो उनको उतना कॉस्ट नहीं पड़ेगा US के कंपैरिजन में। अकोमोडेशन के उनके जो एफर्ट्स या जो उनको दिक्कतें होंगी वो उनका मेजर इशू है कि इतनी बड़ी फ़्लाइट, देन वहाँ रहने का खर्चा, तो वो सबसे ज़्यादा आउटरीच का इशू बना हुआ है US फैंस की तरफ से। तो यहाँ से बैकलैश मिल रहा है WWE को। एंड जो तीसरी चीज़ है, जो मेजर चीज़ जो US फैंस डिमांड कर रहे हैं कि और भी अदर क्राउड होती हैं जैसे कि UK, US, फ्रांस, जहाँ से एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स क्राउड की तरफ से देखने को मिलता है एंड जो बेटर समझते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर क्राउड WWE प्रोडक्ट को, तो वहाँ और वाली ऑडियंस ज़्यादा डिज़र्व करती थी रेसलमेनिया। सो उनके अकॉर्डिंग वहाँ के लोग ज़्यादा डिज़र्व करते थे रेसलमेनिया
रेदर देन अदर कंट्रीज़। ऐसे नहीं है कि वो सऊदी में रेसलमेनिया हो रही है तो वहाँ को लेके वो बहुत ज़्यादा आउटरेज में है, बट उनका ये कहना है दैट कि बाकी क्राउड है जो ज़्यादा पैशनेट है अबाउट प्रो रेसलिंग और डब्ल्यूडब्ल्यूई, वो पहले डिजर्व करती थी रेसलमेनिया। तो ये अलग अलग ओपिनियंस हैं, आप किस ओपिनियन से एग्री एंड डिसएग्री करते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इसमें मेरा क्या ओपिनियन है, ऑब्वियसली जो बाकी क्राउड्स थी जैसे कि यूके की या पेरिस की, वो मे बी ऑब्वियसली ज़्यादा पहले डिजर्व करती थी रेसलमेनिया बिकॉज ऑफ द पैशन, बिकॉज ऑफ द रिएक्शन जैसा हमें देखने को मिलता है। ऑब्वियसली सऊदी की क्राउड भी इम्प्रूव हुई है काफ़ी टाइम से, बिकॉज जैसे हमने पहले की सऊदी क्राउड देखने को मिली थी जब पहली बार क्राउन ज्यूल वहाँ हुआ था, तो उसमें और अब की क्राउड में तो ऑब्वियसली ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बट हाँ, इंटरनेशनल क्राउड जो बाकी हैं वो ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स देती हैं, तो इसमें तो मैं भी एग्री करूँगा दैट कि ये कंट्रीज़ पहले डिजर्व करती थी रेसलमेनिया। एंड अब जो तीसरी बड़ी बात है वो है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का वुमेन रोस्टर है, और ऑब्वियसली जो सऊदी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि वहाँ पे जो वुमेंस होती है उनको फुल अपनी बॉडी कवर करनी होती है, तो कई फैंस इसमें भी आउटरेज है कि दैट यहाँ पे वुमेन डिवीज़न को ज़्यादा बेटर ट्रीटमेंट नहीं मिलती, एंड यहाँ पे जो उनकी बुकिंग होगी वो ज़्यादा नहीं होगी, ज़्यादा मैचेस नहीं होंगे वुमेंस के। तो यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई को कोई ना कोई तरीका आई थिंक सो ढूंढना पड़ेगा कि ताकि वो इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर पाएँ, एंड ज़्यादा वुमेन के मैचेस भी रखने पड़ेंगे मैच कार्ड में। एंड मैच कार्ड की बात करें अगर, तो अब जो अगला इशू आ रहा है वो आ रहा है दैट कि जो इस रेसलमेनिया में होगा वो मैचेस जो होंगे वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे सऊदी की गवर्नमेंट या जो सऊदी के जो हेड्स हैं, ये जो किंग्स हैं, वो ज़्यादा जिस मैच की डिमांड करेंगे वो ज़्यादा मैचेस हमें देखने को मिलेंगे रेदर देन क्रिएटिव वाइज या बुकिंग वाइज या प्री प्लान्ड या लॉन्ग टर्म मैचेस की कंपैरिजन में। बिकॉज ऐसे स्पेकुलेशंस आ रही हैं कि सऊदी बहुत बड़ा अमाउंट दे सकती है ऐसे सुपरस्टार्स को जो कि रिटायर हो गए हैं एंड जो रिटायरमेंट से वापस आएंगे जस्ट फॉर वन मैच एट रेसलमेनिया 43। तो कई लोगों की यही कंप्लेन है कि जो रिटायर्ड टैलेंट्स हैं वो ज़्यादा हमें देखने को मिलेंगे इस रेसलमेनिया में। तो ऑब्वियसली वो ड्रीम मैचेस तो काफ़ी के होते हैं, बट अब जैसे फॉर्म में हो, अब जैसे उनका प्राइम पास्ट हो चुका है, तो अभी भी क्या उतने इंगेजिंग होंगे या उतनी अच्छी बिल्डअप दे पाएंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल होगा कि कितने डब्ल्यूडब्ल्यूई क्रिएटिव वाइज मैचेस यहाँ पे बुक करेगी या क्या कितने वो ड्रीम मैचेस यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे भी मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिल रहा है, कोई फैन सपोर्ट कर रहे हैं इसको, हमें जो ड्रीम मैचेस है बड़े बड़े जैसे कि शॉन माइकल्स एंड केन का हो गया, ट्रिपल एच एंड अंडरटेकर का ऑब्वियसली हमें देखने को मिला था, बट कहीं ना कहीं लोग फिर से वो नॉस्टैल्जिया वाली फील होती है कि बड़े बड़े सुपरस्टार्स को देखना चाहते हैं रेसलमेनिया में। एंड ब्रॉक लेसनर जैसे सुपरस्टार जो कि कहते ही है खुद सामने से कि वो जहाँ उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं वहाँ वो रेसल करते हैं, तो ये सुपरस्टार हमें देखने को मिल सकते हैं इस रेसलमेनिया में। तो कई लोग इसको भी सपोर्ट कर रहे हैं कि हमें बड़े बड़े स्टार्स देखने को मिलेंगे, स्टार लोडेड रेसलमेनिया होने वाली है। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो आई थिंक सो यहाँ पे जो नॉस्टैल्जिया वाली बात तो अलग हो गई, बट जो रेसलमेनिया जैसा बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट होता है वो मेजर सोर्स होता है बड़ी बड़ी स्टोरी लाइन्स को कंक्लूड करने का या बड़े स्टार्स को बनाने का। तो आई थिंक सो ये जो स्टार लोडेड रेसलमेनिया लग रही है वो पेपर में तो बहुत बड़ी लग रही है या बहुत ज़्यादा ही क्रिएटिव लग रही है और इंटरेस्टिंग लग रही है, बट अगर इनको हम एक्चुअल रेसलिंग वाइज मैचेस देखें या स्टोरी लाइन वाइज देखें या इनकी लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल देखें तो कुछ नहीं है, बस वो वन टाइम या वंस इन अ लाइफ टाइम वाला मूवमेंट हो जाता है कि बड़े मैचेस हो गए, बट जो आने वाला फ्यूचर होता है उसके लिए कुछ भी नहीं देता। तो आई थिंक सो रेसलमेनिया जैसा बिग स्टेज जहाँ पे नई नई स्टोरी लाइन्स बनती है, नए सुपरस्टार्स बनते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट वाली बात हो सकती है कि ये रेसलमेनिया में वो पोटेंशियल स्टोरी लाइन्स हमें ना देखने को मिले उतनी बढ़िया या उतने बड़े सुपरस्टार्स इमर्ज होते हुए ना दिखे इस रेसलमेनिया से। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ डिसअपॉइंट कर सकती है। अभी तो फैंस इसको बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, बट अगर ये कहीं ना कहीं चीज़ बैकफायर कर जाती है डब्ल्यूडब्ल्यूई को, तो इससे जो डिसअपॉइंटमेंट या इससे जो आउटरेज मिलेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई को वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा हो सकता है। तो ये कुछ थे मेरे ओपिनियंस रिलेटेड टू रेसलमेनिया सऊदी रेसलमेनिया 43। और अगर मेरे को कंक्लूड करना हो इस वीडियो को या अपने ओपिनियंस को सम अप करना हो तो आई थिंक सो जैसा अभी आउटरेज मिल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई को इस सऊदी वाली इवेंट से वो ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा ही मिल रहा है, आउट ऑफ सेंटिमेंट्स मिल रहा है ये, बट ये अभी बहुत ज़्यादा जल्दी कहना होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एफ कर दिया या सऊदी वाले इवेंट को डब्ल्यूडब्ल्यूई को पोस्टपोन करना चाहिए, बिकॉज अब तो वैसा नहीं होगा, डील ऑब्वियसली साइन हो गई है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये कमाल की डील है DQ के लिए, बट एज अ रेसलिंग फ़ैन हमें वेट करना होगा कि कैसी स्टोरी लाइन या किस पॉइंट ऑफ व्यू से डब्ल्यूडब्ल्यूई इस रेसलमेनिया को देख रही है, या ये वंस इन अ लाइफ टाइम वाला इवेंट ही देख रही है या ये स्टोरी लाइन वाइज भी ज़्यादा बेटर डिलीवर करेगी। सो आई थिंक सो जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का 2026 में रॉयल रंबल वाला इवेंट होगा वो बता देगा कि किस डायरेक्शन में डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया 43 को लेके जाएगी। बिकॉज अगर वहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई थोड़ा क्रिएटिव बुकिंग करती है या अपने
तरह के डिसीजंस लेती है जो कि ऑब्वियसली WWE प्रोडक्ट में हमें देखने को मिलता है। तो आई थिंक सो WWE का रेसलमेनिया 43 भी एक डिसेंट साइज शो होगा। बट अभी जो अर्ली रेज बेट मिल रहा है, आई थिंक सो इसको जो आउटरेज मिल रहा है वो कहीं ना कहीं तो थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है, बिकॉज ये सब बहुत जल्दी हो जाएगा कहना। तो आई थिंक सो वेट करना होगा WWE हमें, WWE फैंस को टिल रॉयल रंबल 2026। वहाँ देखते हैं कैसे बुकिंग होती है, वो कैसे सऊदी का शो होता है, एंड देन हम बात करेंगे रेसलमेनिया 43। ये थे मेरे ओपिनियंस रिलेटेड टू रेसलमेनिया 43 इन सऊदी अरेबिया रियाद। एंड अपने पॉइंट ऑफ व्यू देना इन द कमेंट बॉक्स बिलो। एंड तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल रेसल एकेडमी।